बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मल्टीपल कोरिलेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन अ प्रॉब्लम ऑफ अ मल्टीपल कोरिलेशन वी आर डीलिंग विद द सिचुएशन दैट इन्वॉल्व 3 और मोर वेरिएबल्स। ओके, तो मल्टीपल कोरिलेशंस में हम लोग क्या डील करते हैं? सिचुएशन को जिसमें 3 या 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? यस सर। ओके, सो यहाँ पर मल्टीपल कोरिलेशंस में जैसे हम लोग वेट को डिटरमाइन करना है किसी पर्सन के, तो वेट को जिसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, लेकिन उस वेट के लिए और भी कुछ चीजें जिम्मेदार होंगी। तो हाइट होगा, एज होगा, उसकी डाइट होगी, तो वो जो अदर चीजें उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यदि उसी पर्सन की हम लोग हाइट को कैलकुलेट करते हैं, हाइट को डिटरमाइन या एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसका जो हाइट है वो फिर वहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, जबकि उसका वेट, एज और डाइट व्हाटएवर जो कुछ भी होगा वो सब कुछ हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। नाउ कोफिशिएंट ऑफ अ मल्टीपल कोरिलेशन क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ अ मल्टीपल लीनियर कोरिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, जबकि हमारा जो पार्शियल कोरिलेशन होता है उसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यहाँ पर ये जो कैपिटल आर है उसको हम लोग लिखेंगे कैसे? तो उसके लिखने का तरीका यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है। कैपिटल आर सबस्क्रिप्ट 1.234 है। यहाँ पर 1 जो है डॉट के लेफ्ट में डिपेंडेंट होगा और डॉट के बाद जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे के सारे वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि x1 ऑन द वन हैंड, यहाँ पर ये 1 मीन्स व्हाट हियर x1 एंड x2 x3 एंड x4, दिस इज x2 x3 x4 ऑन द अदर हियर। ओके, द सबस्क्रिप्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट, जिसको मैंने अभी बताया है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा डॉट के लेफ्ट में होता है और जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो सब डॉट के राइट में होंगे। ठीक है। सो यहाँ पर द कोफिशिएंट ऑफ अ मल्टीपल कोरिलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ R1, R12, R13, R23 एज फॉलोज। तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है बेटा। द कोफिशिएंट ऑफ अ मल्टीपल कोरिलेशन कैन बी एक्सप्रेस, जो कोफिशिएंट ऑफ अ मल्टीपल कोरिलेशन उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ R12, R13 एंड R23 एज कैसे? R1.23 is equal to R1.23 is equal to under root R12 square plus R13 square minus 2R12 R13 R23 divided by 1 minus R23 square. Okay, this is a formula to calculate multiple correlation, coefficient of a multiple correlation. Okay, or you can express R213 as a R21.3 as a here under root R12 square plus R23 square minus 2 R12 R13 R23 divided by under root 1 minus R13 square. यदि हमारे पास R312 है सो आप इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ R1312 है, तो यहाँ पर R3.12 है तो R13 स्क्वायर R23 स्क्वायर minus 2R12 R13 R23 divided by 1 minus R12 स्क्वायर है। ओके, सो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, आप इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर एक और भी चीज है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है कि यदि हमारे पास मल्टीपल कोफिशिएंट विद द 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल द फॉलोइंग फॉर्मूला शैल बी यूज्ड। ओके, यदि हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और भी है जिसकी सहायता से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर क्या था? 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था। लेकिन यदि आपको प्रॉब्लम में 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आती हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल आता है तो आप लोग कैसे उसको लेकर डील करेंगे या उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे हम लोग मल्टीपल कोफिशिएंट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर R1.234 को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस R14 स्क्वायर, another bracket 1 minus R square 13.4 in another bracket 1 minus R square 12.4
ओके। सो मैं दोबारा बता देता हूं इसको कैसे लिखेंगे। r1.234 इज इक्वल टू, यहाँ पर अंडर रूट साइन और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस r स्क्वायर 14 इन अनदर ब्रैकेट 1 माइनस r स्क्वायर 13.4 एंड अनदर ब्रैकेट 1 माइनस r स्क्वायर 12.34। ओके, सो यहाँ पर इसको हम लोग इस ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे यदि हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल मिलता है तब। ठीक है, सो यहां पर एग्जांपल जो है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, जैसे हमारे पास ये है एग्जांपल्स में, द फॉलोइंग जीरो ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर गिवन, r12 is equal to 0.98, r13 is equal to 0.44 and r23 is equal to 0.54. Calculate multiple correlation coefficient treating first variable as a dependent and second and third variable as a independent. Okay, so यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, calculate multiple correlation coefficient treating first variable as a dependent and second and third variable as a independent. Okay, so according to the question we have to find first variable यहाँ पे देखिए dependent dot 2 3, second variable and third variable is independent. तो यहाँ पे second और third variable क्या हो गए हमारे, independent हो गए। तो r1.23। ओके, सो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, r1.23 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, सो यहाँ पर r1.23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले में, r1.23 या r सबस्क्रिप्ट हियर 1.23 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो r सबस्क्रिप्ट 1.23 इज इक्वल टू अंडर रूट r सबस्क्रिप्ट r here r subscript 12 here square plus here r square subscript 13 minus 2 r subscript 12 r here subscript 13 r subscript 23 divided by 1 minus r subscript here 23 here square. Okay, substituting the given values, हम लोग जो है ये जो क्वेश्चन में सारी वैल्यूज दी हुई है, r सबस्क्रिप्ट 12 r सबस्क्रिप्ट 13 एंड r सबस्क्रिप्ट 23, ये सबकी वैल्यू दी हुई है। तो इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम जब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू r की वैल्यू यहाँ पे रखा तो आपको क्या मिला, अंडर रूट के अंदर 0.98 स्क्वायर, r13 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 0.44 स्क्वायर माइनस 2 r12 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर r12 की वैल्यू 0.98, r13 की वैल्यू 0.44 एंड r23 की वैल्यू 0.54 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r23 स्क्वायर व्हाट हियर 0.54 स्क्वायर। ओके, सो नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस वैल्यू, so you'll be get multiple correlation 0.986. okay, so you'll be get the coefficient, yeah, multiple correlation 0.986. the value of r1.23 is equal to 0.986. what is the multiple regression analysis, क्या है हमारे पास, so multiple regression analysis represent a logical extension of a two variable regression analysis. Instead of a single independent variable, two or more independent variables are used to estimate the values of dependent variable. However, the fundamental concept in the analysis remains the same. तो multiple regression analysis represent क्या करता है, logical extension of two variables. यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, multiple regression analysis. तो what is the work of the multiple regression analysis? तो multiple regression analysis represents a logical extension of a two variable regression analysis. Instead of a single independent variable, two or more independent variable are used to estimate the value of a dependent variable. Okay, so however the fundamental concept is analysis remain the same. जबकि और भी जो सारी चीजें वो जैसे हम लोग रिग्रेशन में जो चीजें करते आए वही सब चीजें सेम होंगी. So multiple regression equation क्या है? A regression equation is an equation for estimating a dependent variable, say capital X1. इसको बहुत ध्यान से प्लीज देखिएगा. A regression equation is an equation for estimating a dependent variable,
say x1 from the independent variables x2 x3 dash dash and is called a regression equation of x1 on x2 x3 dash dash dash. Okay, so a regression equation is an equation. सो हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन से हम लोग को क्या हम लोग करेंगे, सो रिग्रेशन इक्वेशंस में हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग एस्टिमेट करते हैं। उस डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम हमने x1 दे दिया है, लेकिन उस डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कैसे एस्टिमेट करेंगे, तो उस डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग एस्टिमेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंस वेरिएबल x2 x3 और भी जितने भी अदर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी सहायता से, ठीक है। एंड इज कॉल्ड अ रिग्रेशन इक्वेशन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 ऑन x2 x3। दिस इज समटाइम्स रिटन एज, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, x1 इज इक्वल टू कैपिटल F हियर इन अ ब्रैकेट x2 x3 डैश डैश, रीड एज x1 is a function of x2 x3 and so on. Okay, understand student regression equation? Can I get your reply? Yes sir. Okay, so regression again मैं रिपीट कर देता हूँ। A regression equation is an equation. regression equation जो है एक इक्वेशन है, लेकिन उससे हम लोग करेंगे क्या, हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम लोग एस्टिमेट करेंगे, लेकिन उस डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए हमें जो है इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। वो इंडिपेंडेंस वेरिएबल x2 x3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पर ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है is an equation for estimating a dependent variable say x1 from the independent variable x2 x3 dash 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 and is called a regression equation of x1, regression equation of x1 on x2 x3 comma dash dash dash, ठीक है। This is sometimes written as capital X1 is equal to capital F x2 comma x3 comma dash dash dash, read as x1 is a function of x2 x3 and so on, read as x1 is a function of x2 x3 dash dash and so on. Okay, clear है? So यहां पर हम लोग इसको रीड क्या करेंगे, x1 is a function of x2 x3 and so on. In case of a three variables, the regression equation of x1 and x2 and x3 has the form, this is a linear, this is a multiple regression equation, this is a, यहाँ पे देखिए, this is a multiple regression equation, this is a multiple regression equation. Okay, so this is a multiple regression equation, capital X subscript 1.23 is equal to a subscript 1.23 plus small b here subscript 1.2.3 x2 plus here b subscript 13.2 x3 है। ओके, सो यहाँ पर ये क्या हो गया, वैल्यू हमारे पास ये x1.23, तो यहाँ पर x1.23 is the computed or estimated value of the dependent variable and x2 x3 are the independent variable. यहाँ पर x सबस्क्रिप्ट 1.23 जो है वो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है और जो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है, जबकि हमारे पास ये x2 और x3 जो हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहे हैं। इस फॉर्मूले में एक और चीज आ रही है, वो ये है b सबस्क्रिप्ट 12.3 एंड b 13.2, ये दो चीजें हैं जो यहाँ पर मेंशन हुई है। इनका मतलब क्या है वो मैंने आगे यहाँ पर नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है। b12.3 एंड b13.2 जो है वो है पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल x1 ऑन x2 कीपिंग x3 constant and here capital X1 on x2 here keeping x3 constant and x1 on x3 keeping x2 constant. This is a partial regression coefficient. आपको पता ही है यहाँ पर ये partial regression coefficient है। partial regression coefficient में यहाँ पर x1 on x2, यहाँ पे x3 constant है, यहाँ पे ये
पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट इस सबस्क्रिप्ट जो बता रही है पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट को बता रहा है। सो यहाँ पर ये द पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x1 ऑन x2 और यहाँ पे x3 कांस्टेंट है। यहाँ पर जो पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x1 ऑन x3 यहाँ पर x2 जो हमारा वो कांस्टेंट है। So what is the assumptions of a linear multiple regression analysis? यहाँ पे कुछ assumptions हैं जिनको हमें जानना चाहिए। पहला assumptions है the dependent variable is a random variable whereas the independent variable need not to be random variable। तो जो हमारा multiple regression analysis है linear multiple regression analysis उसमें जो हमारा dependent variable है उस dependent variable को हम लोग किस ढंग से ट्रीट कर सकते हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग एज अ रैंडम वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ रैंडम वेरिएबल वेयर एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीड नॉट टू बी रैंडम वेरिएबल। वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो रैंडम वेरिएबल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। Next है the relationship between the several independent variable and the one independent variable is a linear. The relationship between the several independent variables, several independent variable like here x2, x3, x4, x5 and one independent variable. One independent variable means what here? x1. One independent variable is a linear. Okay. So यहाँ पर the relationship between the several independent variable और one independent variable is a linear. तो हम इसको linear कब प्रोनाउंस करेंगे? जब हम लोग हमारे पास रिलेशन होगा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वन डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पे सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जब हमारे पास रिलेशन होगा तो वो हम उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? लीनियर प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर यह कोई रिलेशन बनाते हैं जहां पर एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो वो जो रिलेशन बनता है उस रिलेशन को हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं? लीनियर प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो रिलेशनशिप बिटवीन द सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द वन डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ लीनियर। तो यहाँ पर यदि हम कोई एक रिलेशन बनाते हैं, कई सारे वेरिएबल्स लेते हैं जिसमें से एक वेरिएबल्स को हम लोग डिपेंडेंट के तौर पे जो है डील करते हैं और जो दूसरे अदर्स वेरिएबल्स हैं, जो अदर वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पे डील करते हैं, तो ये जो हमारा रिलेशन बनेगा वो रिलेशन हमारा कैसा होगा? लीनियर होगा। थर्ड है इसमें assumption, the variance of the conditional distribution of the dependent variable given various combinations of values of the independent variable are equal. Okay, this is very simple. The variances of the conditional distribution of the dependent variable क्या प्रदान करता है? Given various combination of the value of the independent variable. तो वो बहुत सारे independent variables के values के combination को वो प्रदान करता है और वो सभी के सभी क्या होंगे? are all equal. वो सभी क्या होंगे? Equal होंगे। Now, next topic is a normal equations for the least square regression plane. Normal equations for the least square regression plane. So the least square regression plane of x1 on x2 has the equation. So इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? The least square regression plane of capital X1 on x2 has the equation. वो क्या इक्वेशन होता है? Capital x1.23 is equal to a1.23 plus b12.3 x2 plus b13.2 x3 where b this is a subscript। मैं बार बार सबस्क्रिप्ट नहीं बोलना चाहता इसीलिए मैं हमेशा प्रोनाउंस कर देता हूँ b12.3 क्योंकि ये सब आप जानती हैं सबस्क्रिप्ट फॉर्म है। So b12.3 and b13.2 are determined by solving simultaneously the normal equations. Okay, जैसे हम लोग नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं b12.3 ये पार्शियल कोरिलेशंस फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्शियल कोरिलेशंस की तरह जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैसे हम लोग इसको b12.3 और b13.2 की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन आगे इसमें और भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम लिस्ट स्क्वायर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये समेशन x1 is equal to n a.2 1.23 plus b12.3 समेशन x2 plus b13.2 समेशन x3। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इस वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सो समेशन x1 x2 is equal to a1.23 summation x2
यहाँ पर हम जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसमें a1 b1 और से मल्टीप्लीकेशन सॉरी a1 1 ईयर समेशन, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग 1 से और x1 से x2 से हम सक्सेसिव जो है वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उनको सम करते हैं तो हमारा ये फॉर्म निकल कर आता है। समेशन x1 इज इक्वल टू n a सबस्क्रिप्ट 1.23 प्लस b12.3 समेशन x2 प्लस b13.2 समेशन x3 है। एंड समेशन x1 x2 इज इक्वल टू a 1.23 समेशन x2 प्लस b12.3 समेशन x2 स्क्वायर प्लस b13.2 समेशन x2 x3 and summation x1 x3 is equal to a1.23 summation x3 plus b12.3 summation x2 x3 plus b13.2 summation x2 square। इसको जो हम लोगों ने भी पढ़ा है नॉर्मल इक्वेशन फॉर द लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन प्लेन को, उसके लिए यहां पर हम लोग एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। वो एग्जांपल इस प्रकार है, find the multiple linear regression equation of x1 on x2 and x3 from the data relating of two three variables given below. Find the multiple linear regression equation of x1 on x2 and x3 from the data relating to three variables given below. तो ये हमारे पास तीन डाटा है x1 x2 and x3. Value of x1 is given here 4 6 7 9 13 and 15 and the value of x2 here जो डाटा दिया है 15 12 8 6 4 3 and x3 30 24 20 14 10 and 4. So the formula, the regression equation of x1 on x2 and x3 is, ये हमें पता है कि regression equation of x1 on x2 and x3 को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है x1 is equal to a 1.23 plus b1 2.3 x2 b13.2 x3, यहाँ पर 1.23 होना चाहिए था, x1 1.23, यहाँ पे .23 मिसिंग है। सो the value of constant a 1.23 comma b12.3 and b13.2 are obtained by solving the following three normal equations. So हम लोग इसकी वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, a1.23 b12.3 और b13.2 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे, ये जो हमारे पास तीन नॉर्मल इक्वेशंस हैं उनकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ these three normal equations will be calculate the value of a1.23 b12.3 and b13.2. Okay, so we'll be use this formula to calculate the values of a1.23 b12.3 and b13.2. Okay, so but to calculate the value of this expression, okay, हमारे पास वैल्यू क्या होनी चाहिए, समेशन x2 समेशन x3 समेशन x2 स्क्वायर समेशन x2 x3 समेशन x3 स्क्वायर समेशन x2 x3 समेशन x3 समेशन x2, ये सारी वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। ओके, सो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर इसके लिए हमें एक टेबल बनाना होगा। वो टेबल जो है वो इस प्रकार है। उस टेबल में हम लोगों ने क्या किया है कि x1 के जितने भी डाटा थे, x1 के जो डाटा थे 4 6 7 9 13 और 15 उसको रखा। x2 के जो डाटा थे 15 12 8 6 4 3 वहां पर रख दिया। x3 का जो डाटा था 30 24 20 14 10 एंड 4। अब यहाँ पर हम लोगों ने x1 और x2 को आपस में मल्टीप्लाई किया। x1 x2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 15 इंटू 4 16 12 इंटू 6 72 8 7 56 9 into 6 54 13 4 52 and 15 3 45. Similarly for x1 and x3, 4 into 30 120, 24 into 6 144, 20 into 7 140, 14 into 9 126, 10 into 30
बेटा ये बार बार मैं आउट हो जाता हूँ, प्लीज आप लोग मुझे कॉल करके बोल दिया सर आई वाज कॉलिंग, तब तक आपने ज्वाइन कर लिया। अगर मैं देखूँ ना तो मुझे पता भी नहीं लगता कि, चलो ठीक है। स्क्रीन शो तो नहीं हो रहा होगा ना? नो सर। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट बेटा। किस पेज तक आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दी? किस पेज तक? सर टेबल तक। टेबल तक, ठीक है। यहां तक चलिए सर ठीक है। पेज नंबर 6। हाँ हाँ बेटा ठीक है। ऊपर की चीजें समझ में आ गई? ये चीजों को यस ध्यान सर। में रखना बेटा कि मल्टीपल कोरिलेशन जो है उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हमारा पार्शियल कोरिलेशन जो होता है उसमें हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन में किसी प्रकार का कोई कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, वहां पे सिर्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। जबकि हमारा पार्शियल कोरिलेशन जो होगा उसमें दो जो होंगे उनके बीच में हम लोग कोरिलेशन बनाएंगे, जबकि जो हमारा तीसरा जो वेरिएबल होगा वो हमेशा कांस्टेंट के तौर पे डील किया जाएगा, या जो अदर वेरिएबल्स होंगे उसको हम लोग कांस्टेंट के तौर पे हम लोग डील करेंगे। ठीक है, ये बेसिक अंतर है। ओके, बात आ गई समझ में आपको? यस सर। ठीक है, सो यहाँ पर ये हमारे पास टेबल है बेटा, हम सर लोग इस स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नो सर। शेयर तो किया मैंने, फिर क्यों नहीं दिख रहा है? क्या हो रहा है यार? आप दिखाई दिया बेटा? यस सर। चलो ठीक है। सो यहां पर जो है हम लोग इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए वैल्यू ऑफ A1.23, B12.3 और B13.2 के लिए, ठीक है, इस टेबल को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस टेबल को जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारे पास इसके लिए डाटा अवेलेबल है प्रॉब्लम में। तो आपको देख लेना पड़ेगा कि फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए। तो फॉर्मूले में हमें समेशन x1 चाहिए, समेशन x2 चाहिए, समेशन x3 चाहिए, समेशन x1 x2 चाहिए, समेशन x2 चाहिए, समेशन x2 स्क्वायर चाहिए, समेशन x2 समेशन x3 चाहिए, समेशन x1 x3 समेशन x3 समेशन x2 x3 समेशन x3 का होल स्क्वायर चाहिए। ये हमें चाहिए, ठीक है। सो इन सारी चीजों को हम लोग टेबल में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग टेबल में इन सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे तो हमारा जो टेबल बनेगा वो इस फॉर्म में बनकर आएगा। x1 x2 x3 x1 x2 x1 x3 x2 x3 x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x1 स्क्वायर। तो समेशन ऑफ x1 इज इक्वल टू यहाँ पर 54 हो गया, x2 48, x3 जो है समेशन 102, x1 x2 समेशन जो है वो 339, x1 x3 का जो समेशन है वो 720। आप इनको ऐड करेंगे x2 x3 को तो क्या मिलेगा 1034, x2 स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 4494, x3 स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2108 और x1 स्क्वायर को आप ऐड करेंगे तो 576 आपको प्राप्त होगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन, ओके, इन सारी वैल्यूज को हम लोग इस एक्सप्रेशन में जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर समेशन x1 की वैल्यू, समेशन x2 की वैल्यू, समेशन x3 की वैल्यू, इन सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन फॉर्म मिलेगा, इक्वेशन 1 2 3, ओके। तो इक्वेशन 1 हमारा बनेगा 6a1.23 48 48 here, this is a 48, okay। 6 means what here? आपको 6 पता है ना, नंबर ऑफ अ डाटा। यहाँ पे जो कैपिटल N लिखा है ना बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल N लिखा है, तो कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 है, ओके। क्योंकि डाटा हमारे पास कितने हैं 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पर ये कैपिटल N हमारा 6 हो गया। और यहाँ पर ये 48 समेशन x2 की वैल्यू दी हुई है, 102 किसकी वैल्यू दी हुई है 102 जो है समेशन x3 की वैल्यू दी हुई है इज इक्वल टू 54। इसी ढंग से समेशन x2 48 1 8
1.23 प्लस यहाँ पर क्या हो गया 494 समेशन x2 स्क्वायर b12.3 प्लस 1034 किसकी वैल्यू समेशन x2 और x3 की b12.3 इज इक्वल टू 339 एंड a102 a हियर यहाँ पे ये देखिए 102 जो है दिस इज हियर 102 ये 102 किसकी वैल्यू है समेशन x3 a1.23 1034 b12.34 okay 2118 this is a 2118 b12.3 is equal to 720 this is a equation number third here मल्टीप्लाइंग तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको तरीका देख लीजिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/8 ओके तो यहाँ पर 8 का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमें क्या मिलेगा 48 a1.23 plus 384 b12.3 plus 816 b13.2 is equal to 432 ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड इस इक्वेशन सेकंड से हम जो हमारा इक्वेशन 4 है उसको हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे ठीक है so subtracting equation second from equation 4 we get 110 b12.3 plus 218 b13.2 is equal to 93 हमें ये मिल जाएगा now multiple here multiplying equation first by 17 यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम लोग 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल बी गेट हियर 102 a1.23 816 b13.2 plus 1734 b13.2 is equal to 918 subtracting equation third from equation 4 okay so first को लेकर सेकंड थर्ड को डील करना फर्स्ट को लेकर सेकंड और थर्ड को डील करना ओके सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या मिली 218 b12.3 plus 454 b13.2 is equal to minus 198 this is equation number 7 okay फर्स्ट को लेकर सेकेंड एंड फर्स्ट को लेकर थर्ड को डील करेंगे और जब हम इसको वैल्यू मिलेगी डील करने के बाद वो हमारा इक्वेशन 5 हो जाएगा और जो हम इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट को लेकर थर्ड को जब डील करेंगे तो जो इक्वेशन मिलेगा हमारा इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा सो मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 5 दिस इक्वेशन बाय 109 सो वी ऑब्टेन्ड 1190 b12.3 plus 24970 b13.2 is equal to 10137 this is equation number 8 and multiplying by equation 8 multiplying by equation here 8 no not the 8 here in this equation here okay in this equation here तो यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 119 here 90 here b12.3 plus 23762 b13.2 minus 10890 this is equation number 9 here so subtracting equation 8 from equation 9 we get here 1208 b13.2 is equal to minus 753 so b13.2 is equal to minus 753 divided by 1208 and if you divide it here so यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा b13.2 is equal to minus 0.623 substituting the value of b132 in equation 5 उसको इक्वेशन 5 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो we get the value of b12.3 और b12.3 की वैल्यू क्या होगी 0.389 और इस b12.3 की जो वैल्यू है उसको हम लोग कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारे पास b12.3 है और b13.2 है इसकी वैल्यूज को हमारे पास जो ये इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन ओके सो इस इक्वेशन में जब यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे सो विल बी गेट द वैल्यू हियर विल बी गेट द फाइनल रिजल्ट हियर x1 is equal to b13 तो हमें x1 a1 की वैल्यू मिल जाएगी और उन सारी वैल्यूज को जब हम इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे so we get the final value here x1 is equal to 16.479 plus 0.389 x2 minus 0.623 x3 हमें ये वैल्यू मिल जाएगी ओके
बहुत ही सिंपल है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? यस सर। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज पूछ सकते हैं आप अभी। कोई क्वेरी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, चलिए अच्छी बात है।